सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा आ चुके हैं सेकंड पार्ट करने के लिए। किसका? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो फिफ्थ सिक्स चैप्टर है हमारे। किसका? एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया का। मिडिवल का इंडिया का सिक्स चैप्टर नहीं, पूरे हिस्ट्री सिलेबस जो 12th क्लास है उसका जो सिक्स चैप्टर है दैट इज भक्ति एंड सूफी। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पे। सेकंड पार्ट हम लोग जो है पढ़ रहे हैं आज, क्या है? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सब हमने इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने वीर शैव ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा है। अब उससे आगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो टेपेस्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजियस फर्वेंट, इस्लामिक ट्रेडिशन, राइज ऑफ सूफीज्म इन नॉर्थ इंडिया, इन सब चीज़ों को हम पूरे इसमें कवर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, ऑर्थोडॉक्स सेटअप और ग्रास रूट शिफ्ट। जैसे ऑर्थोडॉक्स जो पहले की चीज चल रही थी उससे कैसे शिफ्ट हुआ चीजें, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि सेकुलर रिचुअल, जो राजपूत स्टेट्स और ब्राह्मण जितने भी थे वो सब सेकुलर्स और सेकुलर रिचुअल्स करते थे। प्लस ये इनके जो ऑर्थोडॉक्सी थे इनको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था। मतलब ब्राह्मण्स ने, राजपूत ने जो बोल दिया सो बोल दिया, इनके ऑर्थोडॉक्सी को कुछ कोई चैलेंज नहीं। इन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ बैठना, यही रिचुअल्स है तो वो मानना ही पड़ेगा। इस टाइप की ऑर्थोडॉक्सी जो थी इनकी चलती थी। इनकी ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किसने किया? तो नाथ ने किया, जोगीज ने किया, सिद्धास ने किया। अब ये थे कौन? नाथ, जोगीज और सिद्धा, ठीक है। ये बेसिकली वीवर कम्युनिटी, आर्टिसनल कम्युनिटी, इन कम्युनिटी से ये सारे के सारे बिलोंग करते थे। इनको पावर कहाँ से मिला? जो नए नए सेंटर्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह हुआ, उस ट्रेड से इनके पास पैसा है और इनसे फिर ये पावरफुल बनते चले गए। और जैसे ही पावरफुल हुए तो उन्होंने क्या कोशिश किया? सबसे पहले देखो, इंसान के पास जब पैसा आता है ना तो सबसे पहले उस चीज के खिलाफ बात करता है जिसने उसको सबसे ज्यादा परेशान किया। तो इनके पास पैसा आया, पावर आने के जस्ट बाद इन्होंने क्या कर दिया? क्वेश्चन कर दिया। किसको? वैदिक अथॉरिटी को। किसको क्वेश्चन किया? वैदिक अथॉरिटी को। इट मीन सिंपली यही बोलते थे कि आप जब वेद बोल रहे कि वेद हमारा सबसे पावरफुल चीज है, सबसे ज्यादा इसकी अथॉरिटी से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मुझे प्रूफ तो दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इन्होंने बोला कि वैदिक अथॉरिटी जो है ना वो इतनी भी पावरफुल नहीं है। वो जब जो चीज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करे, जो चीज़ किसी को बढ़ने का मौका न, जो चीज़ किसी को दबाने की कोशिश करे, वो चीज़ कैसे पावरफुल हो सकती है? तो ये जो लोग थे, ये लोग इन चीज़ों को क्या करने लगे? क्वेश्चन करने लगे। अच्छा, नाथ से मुझे याद आया कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, तो वो भी इस नाथ परंपरा से बिलोंग करते हैं। गोरखनाथ का बहुत बड़ा टेम्पल है, कहाँ पे? गोरखपुर में। उसी परंपरा से ये लोग बिलोंग करते हैं। नाथ समुदाय उन्हें वही समुदाय, ठीक है। अब शिफ्ट क्या हुआ? देखो, 13th सेंचुरी में जो टर्क्स आने के बाद उन्होंने क्या स्टैब्लिश कर दिया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में तुम्हें पता है कौन कौन सी डायनेस्टी थी? कौन कौन सी डायनेस्टी थी बेटा? तुगलक डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारी, मेरे को तो एक ही डायनेस्टी याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल करती थी। अब जैसे ही इनका अराइवल हुआ 13th सेंचुरी में, उसके बाद तीन तरह से शिफ्ट देखने को मिला। पॉलिटिकल शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट और स्पिरिचुअल शिफ्ट। तो अब क्या क्या शिफ्ट हुआ वो देखते हैं। पॉलिटिकल शिफ्ट में क्या हुआ? जो पहले राजपूत प्लस ब्राह्मण्स, ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानते थे कि हमसे ज्यादा तो पावरफुल है ही नहीं इस धरती में। इनका क्या होगा? इनको अंडरमाइन कर देगा। भाई तुम्हारी कुछ नहीं है, ब्राह्मण के हेजमनी कुछ है ही नहीं, राजपूत कुछ नहीं है। इन्होंने इस तरह से पॉलिटिकल शिफ्ट, तो वो अपने आप को जब ये टर्क्स और ये सारे जब अपने आप को ज्यादा पावरफुल शो करने लगे तो ब्राह्मण, राजपूत और ब्राह्मण की क्या होने लगी? पावर जो है कम होने लगा। कल्चरल शिफ्ट क्या हुआ कि जो सोशल कल्चर फैब्रिक था, जो पूरा का पूरा कल्चर अराउंड हिंदुइज्म, चाहे कल्चर कंप्लीट अराउंड ब्राह्मणिज्म जो फ्लो करता था, वो चीज कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। अब अलग टाइप के ट्रेडिशन, चाहे इस्लामिज्म हो चाहे सूफीज्म हो, अलग टाइप के ट्रेडिशन जो है वो अब यहाँ पे ग्रो होंगे, ठीक है। अब स्पिरिचुअल शिफ्ट की बात करें तो पॉलिटिकल पाथवे जैसे ही आया, पॉलिटिकल जैसे ही इनको जो मौका मिला तो वो एक अलग टाइप के सूफीज्म टाइप ऑफ चिश्ती सिलसिला, इन टाइप की चीजों को क्या लेके वो लोग आने लगे। तो अराइवल ऑफ टर्क ने बेसिकली तीन टाइप के शिफ्ट को देखा: पॉलिटिकल शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट और स्पिरिचुअल शिफ्ट, ठीक है। अब देखो, मुस्लिम रूलर आए। मुस्लिम रूलर में कौन कौन आए? टर्क आए, अफगान आए, मुगल्स आए। जैसे ही यहां पे आए, इनको किसने सपोर्ट किया? यूलेमास। यूलेमास कौन होते हैं? स्कॉलर्स होते हैं जो इस्लामिक लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूलेमास बोलते हैं। इनको कौन सपोर्ट करता है? जैसे कि हिंदू में वैदिक टाइम पे राजाओं को कौन सपोर्ट करता था? ब्राह्मण सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे। ऐसे ही इनको सपोर्ट करने के लिए कौन होता था? यूलेमास, जो स्कॉलर्स होते थे। और ये जो यूलेमास होता था वो किसके अकॉर्डिंग रूल करवाता था? अकॉर्डिंग टू द शरिया। शरिया क्या है बेटा? शरिया इज ए इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ, जो लोग मुस्लिम होते हैं वो इस शरिया लॉ को फॉलो
करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिस्टम अब चलेगा। जो पहले वैदिक लर्निंग के अकॉर्डिंग चलता था, जो पहले धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलता था, वो कंप्लीट शिफ्ट होकर देखो अब किसके अकॉर्डिंग चलने लगा, सरिया लॉ के। तो जो ओवर रिटन प्रैक्टिकल जो चीज था उसको बिल्कुल ही शिफ्ट कर दिया गया। अब इन्होंने बोला कि भैया अब हमारा रूल है, किसका रूल है, अब मुगल्स का रूल है। मुगल्स के रूल के तो अंदर रहना है, तो जो तुम्हारा पहले ब्राह्मणिज्म वाला जो रूल था, वैदिक रूल, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब तुम्हें और क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, ये काम पड़ेगा कि अब जितने भी मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा, जिम्मी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जिम्मी। जिम्मी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, प्रोटेक्टेड पीपल। अब जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल है वो सारे के सारे जिम्मी की कैटेगरी में आ जाएंगे, और उनको अगर जो स्टेट से प्रोटेक्शन चाहिए तो उनको एक टाइप का टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को क्या बोलते हैं, जिजिया टैक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, जिजिया टैक्स। ठीक है, अब इस जिजिया टैक्स से जरूरी है सारे के सारे रूलर इस जिजिया टैक्स को प्रॉपर उसी तरीके से इंप्लीमेंट करने लगे। ऐसा नहीं था, कई सारे जो रूलर थे बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, जस्ट लाइक अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया। इन्होंने कई सारे लैंड ग्रांट्स किए, टैक्स एग्जेम्पशंस किए, इवन तो हिंदू, जैन, जोरोआस्ट्रियन, जोगिस, हिंदूस। तो ये बोला जाता है कि बहुत सारे जो सारे के सारे मुस्लिम मुगल से सारे के सारे खराब नहीं थे, अल्टीमेटली क्रूअल थे, नो डाउट एट ऑल। ये अदर कम्युनिटी के खिलाफ बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगते थे, बट इसमें कई सारे लिबरल्स भी थे, उसमें से अकबर भी हो गया और साथ में क्या, औरंगजेब भी हो गया। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ लोकल और यूनिवर्सल में। अगर जो प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के प्रैक्टिस में यूनिवर्सली क्या चल रहा है और लोकली यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यूनिवर्सली देखा जाए, शहादा फेथ चाहिए, हमें नमाज प्रेयर करना है, जकत आलम होना है, सौम फास्टिंग करना है, मैं हज प्ले। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि सौन का मतलब क्या होता है, फास्टिंग, जकत का मतलब क्या होता है, आर्म्स, नमाज का मतलब क्या होता है, प्रेयर, शहादा का मतलब क्या होता है, फेथ। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अब ये जो सब कॉन्टिनेंट है जहां पे ये जाके इस्लामिक रूलर रूल करते थे, उसी के लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपने आप को ढाल लेते थे। जस्ट लाइक धीरे धीरे जैसे कि पहले पूरा पर एक इस्लामिक कल्चर बना, उसके बाद इस्लाम का दो पार्ट में डिवीजन हो गया, सुन्नी, शिया और सुन्नी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मान लो इस्लाम आए कहां से, टर्क से आए, अफगान से आए, ये सब इंडिया में आए। आने के बाद इनकी तो अपनी लैंग्वेज थी, अरबी लैंग्वेज बोलते थे, बट वो जैसे ही इंडिया में, तो इंडिया के लोकल इंडिजीनियस जो लैंग्वेजेस थे, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो यहाँ की लोकल थी, उसमें ये लोग बोलने लगे, और यहाँ के भी कस्टम्स और प्रैक्टिस को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। यूनिवर्सली कुछ और चल रहा है, लोकल आने के बाद वो वही रूलर जब लोकली आ रहे हैं तो उसमें कुछ सडन ही एक टाइप से एडेप्टेशन को देखा जा रहा है। इसमें एक बहुत ही फेमस है द खोजा। खोजा कौन थे, इस्माइलियाज इन गुजरात, सिंध एंड पंजाब। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुरान के जितने भी आइडियाज है उसको आगे प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया, और प्रोपोगेट अपनी लैंग्वेज में, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि एक टर्म होता है जीनन, जीनन डिराइव का मतलब क्या था, जिन्ना, जनाना से डिराइव होता है। डिवोशनल पोएम्स गाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। डेली प्रेयर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की जगह ये अपने पोएम्स गाने लगे। कौन से, इस्लामिक पोएम्स को गाने लगे। अरब ट्रेडर्स जब मालाबार कोस्ट केरला में आए तो वो लोग क्या कर रहे, यहीं पे आके सेटल हो गए, और वो कोस्टल सोसाइटी में अपने आप को बस लिया। जैसे कोस्टल सोसाइटी में मैट्रियार्कल सेटअप चलता है, मैट्रिलिनिक चलता है, इन्होंने भी क्या अडॉप्ट कर लिया कि अब हम भी क्या करेंगे, प्रॉपर मैट्रिलिनिक सेटअप है। तो जो जहां से भी आया हो और जहां पे जाके बसता है, वहां के लोकल कस्टम और ट्रेडिशन को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तभी जाके क्या होता है, वो अच्छे से एक सक्सेसफुल रूलर बन पाता है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क का आर्किटेक्चर देखें, मस्जिद का आर्किटेक्चर देखें, तो यूनिवर्सल फीचर में क्या मिलता है, ओरिएंटेशन कैसे होता है, मक्का की साइड, इनका जो फेस होता है वो किसके साइड होता है, मक्का मदीना के साइड इनका फेस होता है। एक होता है मिहराब, प्रेयर नीचे होता है, एक होता है मिनबार, स्टैंडर्ड पल्पिट। मिनबार एंड मिहराब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू द इस्लामिक मॉस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, अब लोकल एडेप्टेशन में देखें तो इनका वैसे तो जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद आर्किटेक्चर नॉट बिलोंग टू द इंडिजीनियस टू इंडिया, इट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम सम अदर कंट्रीज लाइक ईरान और अफगान, अदर कंट्रीज है। तो इन्होंने लोकल आर्किटेक्चर में क्या इंक्लूड किया, आर्किटेक्चर टायर्ड शिखराज लाइक रूफ स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसको ये लोग करने लगे। पहले डोम्स बनाते थे, डोम से हटकर ये अलग टाइप की चीज़ों को बनाने लगे, और जो लोकली अवेलेबल टिम्बर्स वगैरह होता था, सैंड्स वगैरह होता था, उसको ये लोग यूज करने लगे। ठीक है, अब देखो, अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेम क्या है।
अर्ली मिडीवल टाइम में तुम्हें जानकर एक हैरानी बात होगी कि हिंदू और मुस्लिम ऐसे रिलीजियस लेवल कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। 8th से 14th सेंचुरी तक ना ही कोई वर्ड हिंदू था, ना ही कोई मुस्लिम जो वर्ड था, लेबल था, वो वर्चुअली नेवर यूज्ड, कभी यूज हुआ ही नहीं किसी को इंडिकेट करने के लिए। इस्लाम एक धर्म था, हिंदुइज्म एक धर्म था, बट हिंदू और मुस्लिम नामक लेबल कभी भी यूज नहीं किया जा रहा। इसी तरह क्या यूज होता था? अच्छा देखो, हम जितने भी इस्लामिक फॉलोअर्स हैं उनको हम क्या कर देते, ये सारे के सारे मुस्लिम हैं। यहाँ पे भी इंडिया में जब हिंदू हैं जो रहने वाले हैं उनको हम प्रॉपर एक नाम देते हैं कि सारे के सारे हिंदू, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले के मिडिवल के टाइम पे जो जहां से बिलोंग करता था उसको वहां से आइडेंटिटी मिलती। सपोज करो कोई ताजिकिस्तान से बिलोंग करता है तो उसको ताजिका बोला जाएगा, कोई पर्शिया से बिलोंग करता है तो पारसिका बोला जाएगा। बलिच कौन होते थे? जो माइग्रेंट कम्युनिटी, जो नॉन, जो संस्कृत के अलावा कोई लैंग्वेज बोलते थे उनको क्या बोलते थे? मलेच बोलते थे, और ये कास्ट सिस्टम से बाहर रहते थे। तुरुसिका कौन था? जो टर्क लोग थे उनको बोला जाता था। और यवना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यवना कौन होते थे? साकास को बोला जाता था, जो ग्रीक या सिंथियन से की जगह पे यहाँ पे माइग्रेंट होके आए थे। ग्रीक से जो माइग्रेंट होके आए उनको क्या बोला जाता था? यवना बोला जाता था। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पहले के टाइम पे जो लेबल था वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं था, लेबल किसके बेसिस पे था? कौन कहाँ से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे अलग अलग नाम उनको दिए जाते थे। ठीक है, फिर आया सूफीज्म। सूफीज्म का ग्रोथ इंडिया में हुआ कैसे? ग्रोथ ऑफ सूफीज्म, मिस्टिकल शिफ्ट। अब ये है क्या बेसिकली? देखो क्या ऐसा कारण रहा, क्या कैटलिस्ट रहा कि सूफीज्म नाम की आइडियोलॉजी जो थी वो इंडिया में ओरिजिनेट हुई? तो कैटलिस्ट क्या था? धीरे धीरे लोग मेटरलिज्म की तरफ बढ़ते चले गए। जितने भी, अच्छा मुस्लिम का ही एक अलग सेक्ट, इस्लाम में भी एक, इस्लाम का ही एक अलग सेक्ट है सूफीज्म। इस्लाम में जो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम वाले लोग होते थे उनके जो रिचुअल्स थे ये लोग भटकने लगे। अब ये मटेरियल गेन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब मटेरियल गेन करने लगे और सभी पॉलिटिकल पावर में आने लगे, ये डोगमेटिक रिजिड डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक, मतलब सब कोई अपने अकॉर्डिंग इस्लाम के डेफिनेशंस को क्या करने लगे? मोल्ड करने लगे, जिससे उनको फायदा है। तो सोचा गया कि भैया ये तो नहीं चलेगा, अब हमें क्या है, एक कल्चर शिफ्ट लेना पड़ेगा। और उसी में क्या डेवलप हो गया? सूफीज्म डेवलप हो गया। सूफीज्म बेसिकली तसव्वुफ, सूफीज्म इज वन ऑफ द टेक्निक। इनका मतलब क्या है? इनकी क्या आइडियोलॉजी थी? इन्होंने बोला कि अगर जो आपको सैल्वेशन चाहिए, अगर जो आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो कैसे मिलेगा? अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। किसके द्वारा? भगवान के लव के अकॉर्डिंग। आपको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? आपको सैल्वेशन मिलेगा। इन्होंने बोला प्रोफेट मोहम्मद एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। इन्होंने बोला अगर जो तुम्हें आपको एक ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल देखना जो परफेक्ट हो, कौन है? प्रोफेट मोहम्मद। आपने वो कव्वाली सुना है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद? तो ये मोहम्मद वही से है, क्योंकि सूफीज्म में मोहम्मद जो है ना, प्रोफेट मोहम्मद को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इन्होंने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या किया? इंटरप्रेट किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि स्ट्रिक्ट डोगमा जो पहले के ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कल्चर थे, उलमा से जो वो स्ट्रिक्ट डोगमा लगाते थे, तो वैसा नहीं, मेरा कैसा एक्सपीरियंस है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुरान को क्या करूंगा? मोल्ड करूंगा। इन्होंने बोला एसेटिज्म, वैराग्य, मेरा जीवन जो है वो ऑर्थोडॉक्स या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेल्थ एक्वायर करता है, ये मेरा काम नहीं है। अगर जो मैं सूफी सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, अगर जो मैं इस्लामिक कल्चर को अच्छे से मांगता हूं, तो मेरा काम क्या है? वैराग्य जीवन जीना। तो जितने भी आप सूफी सेंट्स देखोगे वो बहुत ही वैराग्य जीवन जीते थे, अलग टाइप की जिंदगी वो लोग जीते थे। ठीक है, अब इसमें एक अलग अलग लेवल्स होते हैं। एनाटॉमी ऑफ कनखा अगर जो की बात करेंगे तो सबसे टॉप लेवल पे कौन होगा? शेख। शेख का दूसरा नाम पीर और मुर्शिद। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। शेख, पीर, मुर्शिद किसको बोलते थे? टीचर्स को बोलते थे। किसको बोलते थे? टीचर्स। टीचर्स मतलब मास्टर्स को बोलते थे। इसके नीचे जो आएगा वो कौन होगा? खलीफा। कौन होगा? खलीफा। उसके जो नीचे आएगा वो कौन है? मुरीद्स। मुरीद्स कौन होते थे? डिसिपल। डिसिपल का मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट होते थे, वो जो अपने टीचर मास्टर को फॉलो करते थे, शेख को फॉलो करते थे, उनको हम क्या बोलते थे? मुरीद। अब मुरीद जो होते थे इनको ओथ लेना पड़ता था, शपथ लेना पड़ता था। ये पैच्ड गारमेंट, जो लंबे लंबे क्लॉथ होते ना, जो रेगिस्तान में पहने जाते लंबे लंबे पैच्ड गारमेंट, वैसे पहनना पड़ता था। इनको अपने बालों को भी क्या करवाना पड़ता था? सेव करवाना पड़ता था। तो मुरीद वो होते हैं जो टीचर, जो स्टूडेंट होते हैं किसके? शेख के, और इनको पैच्ड गारमेंट और अपने बालों को सेव करवाना पड़ता था। उसके अलावा इनके पास एक और कल्चर था जिसको लंगर कम्युनिटी, ओपन कम्युनिटी किचन, चैरिटी के बेस पे चलेगा। ठीक है, उसके अलावा जमात खाना। जमात खाना एक ऐसा सेंट्रल हॉल है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो जमात एक बहुत ही बड़ा हॉल है जिसके अंदर लोग प्रेयर करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? जमात खाना। तो सबसे टॉप पे शेख रहेगा, फिर सेकंड वन पे खलीफा, फिर थर्ड पे क्या आएगा? मुरीद आएंगे।
अब ये जो सिलसिला है, सिलसिला का मतलब क्या होता है? देखो, सिलसिला का मतलब होता है चेन। ये जो स्पिरिचुअल चैन है ये पास होता रहता है। अब कैसे स्पिरिचुअल चैन पास होगा? सबसे पहले ओरिजिन कहाँ हुआ? प्रोफेट मोहम्मद के से ओरिजिन हुआ। इसको सक्सेसिव जनरेशन के द्वारा पास ऑन किया गया। किसके द्वारा? मास्टर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद, फिर पास ऑन किसके द्वारा? मास्टर्स के द्वारा। फिर आगे इसको जो करंट सेक है उसको लेके जाएगा, और ये फिर किसको पास करेगा? अपने डिवोटी डिसिपल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। ये अपने स्टूडेंट को पास ऑन कर देगा। तो ये जो सिलसिला है जो प्रोफेट मोहम्मद से स्टार्ट हुआ, ये डिसिपल 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 होते हुए आगे ऐसे ये अपने डिसिपल को देगा, वो अपने डिसिपल को देगा, और ये सिलसिला जो है चैन चलता ही रहेगा। तो सिलसिला का मतलब भी होता है क्या? चैन, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो अनब्रोकन हो, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो अनब्रोकन हो। और ये चैन में जो स्पिरिचुअल पावर है डिवाइन, इसको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करके आपको आगे चलना है। सपोज करो जो शेख है, जो टीचर है, शेख है, वो मर जाए, मुरीद मर जाए, तो क्या होगा? तो उनकी जगह पे, उनके मरने वाली जगह पे क्या बना दिया जाता था? दरगाह बना दिया जाता। क्या बना दिया जाता? दरगाह। दरगाह। और वहां पे जो लोग पिलग्रिमेज करने जाते थे, उस पिलग्रिमेज को क्या बोला जाता था? जियारत। क्या बोलते थे हम लोग? जियारत। अब देखो, जहां पे शेख मरा, शेख के मरने के बाद ये माना जाता था, मरने के बाद उसका आत्मा, उसके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका। उसके आत्मा को परमात्मा से मिलन को हम क्या बोलते थे? उर बोलते। क्या बोलते हैं इनको? डेथ एनिवर्सरी को उर बोलते। उर का मतलब होता है मैरिज, मतलब उसके आत्मा की शादी होगी किससे? परमात्मा से। ये उर उस टर्म में यूज हुआ। तो जहां पे ये मरते थे वहां पे क्या बना दिया? दरगाह बना दिया। क्या बना दिया जाता था? दरगाह बना दिया जाता। और लोग यहाँ पे क्या करते थे? पिलग्रिमेज, अपने आप को डिवोट करने के लिए। जैसे हम लोग कहाँ जाते थे? 4 धाम की यात्रा पे जाते थे, ऐसे ही लोग मक्का मदीना जाते, तो वो लोग दरगाह पे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे निज़ामुद्दीन अली का दरगाह है, ठीक है, ऊपर से अजमेर में दरगाह है, ठीक है, अजमेर शरीफ का दरगाह, ऐसे दरगाह है। वहाँ पे लोग, हमारे यहाँ देखो मोदी जी भी क्या चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर के दरगाह पे, खुद नहीं जाए बट वो किसी मिनिस्टर के थ्रू वो लोग भेजते ही रहते हैं, ठीक है। अब कनखा के बाहर क्या है? कनखा के बाहर, एक कनखा एक प्रॉपर जो सिस्टम था सूफीज्म का, इस सिस्टम के बाहर भी कुछ लोग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स में कौन आ गए? कलंदर्स आ गए, मदारिस आ गए, मलंग्स आ गए, हैदरीस आ गए। ये रेडिकल्स है जो थोड़े से बहुत ही एक्सट्रीम टाइप ऑफ चीजों को क्या करते हैं? अपना। अब इनका एक्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर टुक मेडिकेंसी, बेगिंग, भीख मांगने वाली चीज करते थे। स्ट्रिक्ट सेलिबेसी, मतलब बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना। थोड़ा मतलब इससे ऊपर जो सूफीज्म था वो थोड़ा मिडल पाथ बन के चलता था, बट ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम से। स्टैंडर्ड रिचुअल्स को इग्नोर करना है, मतलब एक्सट्रीम। अगर जो वैराग्य का जीवन जीना तो तुम्हें मांग के नहीं खाना है, तुम बिल्कुल ही भूखे मर जाओ, उस टाइप की चीजों को, बिल्कुल ही एक्सट्रीम चीजों को लेके ये लोग चलते थे, ठीक है। क्या हो गया ये? ओके, अब आई थिंक सेकंड लास्ट है। अब जो सूफीज्म था वो 2 टाइप की चीजें चलते हैं, 2 पाथ। सूफीज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को बोलते हैं बासरिया और दूसरे को बोलते हैं बेसरिया। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बासरिया एंड बेसरिया। अगर जो बासरिया का मतलब माने कि जो सरिया लोगों को फॉलो करता है उसको बोलते हैं बासरिया। बेसरिया जो रेडिकल्स होंगे, बासरिया ऑर्थोडॉक्स, बेसरिया रेडिकल्स। बासरिया जो सरिया लोगों को फॉलो करते हैं, बेसरिया जो विदाउट सरिया लोग काम करते हैं। बासरिया वो लोग होते हैं जो अपने आप को स्टैंडर्ड इस्लामिक लोग से क्या करें? अटैच करके रखे। बट बेसरिया कौन से लोग होते हैं? जो इस्लामिक लोगों को क्या करते हैं? नहीं मानते, हम लोग डिफाइंस करते हैं, बिल्कुल ही। इन्होंने क्या कर दिया? इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ये स्ट्रक्चर्ड कनखा में रहते थे और कुछ नहीं, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। किसने? बासरिया ने। बट बेसरिया ने क्या किया? मेडिकेंसी, वेंडरिंग, घूमना है तुम इधर उधर, एक्सट्रीमेटिसिज्म, इग्नोर करना है रिचुअल्स को, नहीं मानते हम लोग उस चीज में। यहाँ पे कौन होते थे? बासरिया में शेख, पीर और ऑर्गेनाइज सिलसिला होता था। यहाँ पे कौन आ गए? कलंदर, मलंग एंड मदारिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन बासरिया एंड बेसरिया। तो बासरिया कौन? जो सरिया लोगों को फॉलो करता है, बेसरिया विदाउट सरिया। ये सब डिफरेंस है, वेरी वेरी। तो जो सूफी सिलसिला वाले लोग हैं ये किससे बिलोंग करते थे? बासरिया, जो सरिया लोग फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड दैट लेड टू द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब क्या है, ध्यान से देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में जो नया फैब्रिक स्टार्ट हुआ वो फैब्रिक था क्या? बेसिकली फैब्रिक का मतलब नई टाइप की आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, जो नई टाइप की सोच जो स्टार्ट हुआ वो था क्या? सबसे पहले पॉलिटिकल शिफ्ट कब हुआ? जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में, जैसे ही दिल्ली सल्तनत इंडिया में, समरी कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत इंडिया है, उनके आते ही जो ब्राह्मणिज्म का जो ऑर्थोडॉक्सी चल रहा था, या जो राजपूत जो अपने आपको सुपीरियर शो करते थे, उनका सुपीरियरिटी खत्म हो गया और इन्होंने अपने आप को सुपीरियर शो करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने अपने आप को जो पहले हिंदुइज्म, धर्मसूत्र, इन सब चीज़ों पर चलता है उसको कंप्लीटली शिफ्ट करके क्या कर दिया? इस्लामिक पिलर्स के ऊपर इनको क्या कर दिया? आर्किटेक्ट कर दिया। इस्लामिक पिलर पे को इनको खड़ा, और इन्होंने ऐसा नहीं किया बिल्कुल
ये यहाँ के लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस को भी क्या करने लगे, अडेप्ट करने लगे। और इसी का जो मिस्टिकल पाथ है, जो बिल्कुल ही मलंग वाली चीज़ें हैं, वो सब क्या है, सूफी का कन का जो सिलसिला है, ठीक है, इसमें रेडिकल मलंग कदारी सारी की सारी इसी के कनेक्शन में आ जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 भक्तिज एंड सूफी मूवमेंट। वेट फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आते ही आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरा का पूरा टॉपिक अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।